हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ ए कंपनी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की बाकी के सारे जो क्वेश्चंस है उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला जो है डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग पार्टनर्स। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि डायरेक्टर्स कौन है, और तो डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनीज शेयर होल्डर्स, एंड वो क्या करते हैं तो दे कैरी आउट करते हैं, मैनेज करते हैं बिजनेस, कंपनी का जो बिजनेस है बिहाफ में, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बिहाफ में बिजनेस को कैरी आउट करने का, मैनेज करने का काम डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड विथ वास्ट पावर्स, बहुत मतलब इनके पास मैक्सिमम वास्ट पावर होता है मैनेजमेंट का, एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस विद अ प्रोप्राइटरी इन नेचर। लाइक अ प्रोप्राइटर, एक प्रोप्राइटर कैसे अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए हार्डवर्क करता है, एफर्ट्स करता है, तो सेवरल एक्टिविटीज को, फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एक डायरेक्टर भी जो है वो लाइक पावर, उसके पास जो पावर होते हैं वो लाइक एक प्रोप्राइटर के तरीके ही पावर होते हैं, वो अपना बिजनेस समझ के उसको जैसे हैंडल करना है। इन सिंपल हम ये समझेंगे। नाउ द डायरेक्टर्स आर देमसेल्व्स सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स भी जो है वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं कंपनी के, और इन्हें जो अपॉइंट करते हैं वो भी शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं। नाउ इनके पास भी मतलब शेयर्स की होल्डिंग होती है, एंड सिंस दे हैव एक्सटेंसिव पावर, इनके पास वास्ट पावर होता है, ज्यादा पावर होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो लोग सबसे ज्यादा हमें इन्हें मोस्ट एक्टिव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं। दे आर द मोस्ट एक्टिव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर्स आर कमर्शियल मैन, दे आर लाइक अ कमर्शियल मैन हु मैनेज और ट्रेडिंग कंसर्न, वो एक ट्रेडिंग कंसर्न अपने बिजनेस को, इसीलिए तो प्रोप्राइटरी वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, भाई प्रोप्राइटर की तरह ही उन्हें फंक्शंस कैरी आउट करने होते हैं, डिफरेंट वेरियस फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स, खुद के फायदे के लिए, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर्स है। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी तो उनको भी बेनिफिट होगा, एंड ऑल अदर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जिन्होंने उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया है। Hence डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए हम डायरेक्टर्स को मैनेजिंग पार्टनर बोलेंगे कंपनी का। तो ये हो गया आपका पहला फर्स्ट आंसर। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि डायरेक्टर इज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। एक एजेंट की तरह कैसे काम करता है, उसको एक एजेंट क्यों बोला जाता है, तो कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, मतलब हम मानते हैं कि कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड जो डायरेक्टर है वो ह्यूमन बीइंग हो गया, वो अलग हो गया। तो डायरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, एंड एक्ट्स ऑन इट्स बिहाफ, और कंपनी के बिहाफ में वो काम करता है, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में काम करता है। तो डायरेक्टर जो है वो स्किलफुली, केयरफुली और डिलीजेंटली वो कंपनी के बिहाफ में काम करता है, डील करता है। एंड साथ ही एक डायरेक्टर जिस तरीके से एक सेल्समैन, एक एजेंट कैसे काम करता है उसी तरह वो काम करता है, कंपनी के लिए काम करता है। तो अ डायरेक्टर मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ देयर, लेकिन उनको जो भी वो काम करेगा, जो भी फंक्शंस कैरी आउट करेगा, वो उनको जो अथॉरिटी दी गई है, जो पावर्स दिए गए हैं उसके लिमिट में ही करना है, उसके स्कोप में ही करना है, एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज कंपनी के जो स्कोप है, जो अथॉरिटीज है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग जाते हैं। और डायरेक्टर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, एंड अदर जो एक्टिविटीज है, ड्यूटीज है, वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ में। हेंस अ डायरेक्टर इज एन एजेंट, इसीलिए डायरेक्टर को, क्योंकि वो बिहाफ में काम कर रहे हैं, इसीलिए उसे एजेंट कहा जाता है, कंपनी का एजेंट। नाउ थर्ड वन इज द company has a distinct feature of separate ownership and management। कंपनी का जो फीचर है उसकी जो ओनरशिप है, उसका मैनेजमेंट है, वो अलग अलग है, मतलब ये उसका अलग थलग फीचर हो गया कि सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हुआ, जो कि विच नीड्स अ ह्यूमन एजेंसी, जिसे ह्यूमन
बीइंग की ह्यूमन एजेंसी की जरूरत पड़ती है, ताकि वो ह्यूमन एजेंसी है वो उसके मैनेज कर सके वर्क को, जो डे टू डे अफेयर्स है उसको कंट्रोल कर सके, उनको कैरी आउट कर सके, तो उसके लिए उसे ह्यूमन एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर लार्ज इन नंबर्स। अभी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, एंड वो लोग ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज है तो ऑल ओवर दे आर स्कैटर्ड, फैले हुए हैं, तो वो लोग मैनेज नहीं कर पाते कंपनी के कामकाज को, कार्य को वो नहीं देख सकते, इसीलिए वो लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं लाइक डायरेक्टर्स। सो मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में वो इंटरेस्टेड नहीं होते, भाई उनका जो डे टू डे वर्क है और ये सब देखना, फंक्शंस कैरी आउट करना, वो नहीं करते हैं। सो दे ऑल्सो लैक क्वालिफिकेशन, एंड उसके साथ साथ उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होती है, स्किल नहीं होता है टू मैनेज द कंपनी। एज शेयर होल्डर्स कैन नॉट फुलफिल दिस ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट, इसीलिए शेयर होल्डर जो है वो ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाते हैं मैनेजमेंट की वाली, कि भी वो अपने काम को मैनेज करे, अपने बिजनेस को मैनेज करे। सो अ कंपनी हैज टू डेवलप अ स्ट्रक्चर टू मैनेज, तो कंपनी को एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके एक्टिविटीज को और मैनेज कर सके। हैंस देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन अ कंपनी, इसलिए क्योंकि लीगल मतलब यहाँ पर जो रियल ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, तो वो लोग कैरी आउट नहीं करते वर्क को, फंक्शंस को, डे टू डे जो अफेयर्स है उनको, तो मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप कंपनी का जो है वो अलग है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, DIN हेल्प्स इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के इन्वेस्टर्स को DIN कैसे हेल्प करता है, तो DIN है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। DIN इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है टू एन एग्जिस्टिंग जो डायरेक्टर है या फिर और अ पर्सन इंटेंडिंग टू बी अ डायरेक्टर, या कोई बंदा जो डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको DIN नंबर लेना बहुत जरूरी है। इट इज कंपल्सरी फॉर अ डायरेक्टर टू गेट इट, टू ऑब्टेन इट, एंड इट हेल्प्स द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी टू टेक मोर एक्यूरेट एंड इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए ये जो है इन्वेस्टर्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है DIN नंबर। नाउ बिकॉज दे गेट टू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कंपनी का जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका रेशियो क्या है, वो उन्हें आसानी से पता चल जाता है। Now it helps to handle problems which arise due to disappearance of a company after collection or raising money from public. तो कंपनी जब भी फंड कलेक्ट करती है, रेज करती है पब्लिक से, तो ये उसके बाद कंपनी सामने नहीं दिखाई देती है, कौन होगा, जो डायरेक्टर्स है वो सब दिखाई देंगे। तो इट हेल्प्स टू हैंडल प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसमें भी ये जो DIN है वो हेल्प करता है। Now it also helps in detection and handling of offenses committed by a director। साथ ही जो DIN नंबर होता है, DIN जो होता है डायरेक्टर का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये भी पता करने में हेल्प करता है कि भी कोई किसी डायरेक्टर ने कोई गुनाह किया है क्या, कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है क्या। हेंस DIN हेल्प्स द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स को जो DIN है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कंपनी के कंपोजिशन को, कंपनी में जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है ड्यू टू डिसअपीयरेंस, मतलब गायब हो जाना, एक तरीके से जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है, रेजिंग मनी, जो कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, क्योंकि DIN नंबर के बिना तो जो है डायरेक्टर्स को डायरेक्टरशिप रिसीव ही नहीं होती है, तो इसमें सारे डिटेल्स होते हैं डायरेक्टर्स के, तो DIN नंबर हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को, कंपनी के इन्वेस्टर्स को। नाउ फिफ्थ वन इज डायरेक्टर्स हैव टू वर्क एज अ टीम, एज अ टीम डायरेक्टर्स को काम करना होता है। तो ऑफकोर्स डायरेक्टर्स को एज अ टीम, क्योंकि बोर्ड ऑफ जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टीम होती है वो काम करती है। तो और डायरेक्टर इज अ पर्सन, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो ही इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी की बोर्ड जो कमिटी है उसमें अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर्स को, एंड ही इज अपॉइंटेड टू और किस लिए डायरेक्टर की जरूरत क्या है, तो ही इज अपॉइंटेड टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटीज है, अफेयर्स, उसको सुपरवाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स हैंडल नहीं कर सकते कामकाज को, क्योंकि दे आर स्कैटर्ड अराउंड। नाउ द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है उसका कॉम्पोजिशन जो है कॉम्प्राइजेस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, विच इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, एंड डायरेक्टर्स हैव
इनके पास एक्सटेंसिव पावर्स होते हैं, वास्ट पावर्स होते हैं, एक्सटेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी होती है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउएवर डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिविजुअली, इसीलिए डायरेक्टर्स एक अकेला डायरेक्टर डिसीजन नहीं लेता है, पूरी बोर्ड डिसीजन लेती है। ऑल मेजर डिसीजंस आर टू बी म्यूचुअली, मतलब साथ मिलकर म्यूचुअली दे हैव टू टेक इन द बोर्ड मीटिंग में एट द बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजन। देन हेंस डायरेक्टर्स हैव टू वर्क एज अ टीम, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई डायरेक्टर्स को एज अ टीम काम करना पड़ता है कंपनी के लिए। नाउ 6 वन, डायरेक्टर्स प्ले अ ट्रिपल रोल। ट्रिपल रोल किस तरीके से ट्रिपल रोल प्ले करता है, तो वो एजेंट का रोल प्ले करता है। देन डायरेक्टर यहाँ पर जो है डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड विद वास्ट पावर्स, इनके पास बहुत ही वास्ट पावर्स होते हैं, एक्सटेंसिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मतलब लार्ज पावर्स, ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी जो है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड डायरेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को रिजेंबल करते हैं। सो द डायरेक्टर्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स जो है वो एक्ट करते हैं। नाउ देयर लायबिलिटी इज एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे कोई एजेंट काम कर रहा है, उसी तरीके से वो कैरी आउट करते हैं सारी एक्टिविटीज। देन डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड विद वास्ट पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, इसीलिए वो प्रोप्राइटरी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई ये प्रोप्राइटरी नेचर, तो यहाँ पे एज अ प्रोप्राइटर वो वर्क करते हैं। देन इवन डायरेक्टर्स जो है, इसीलिए ट्रिपल बोलेंगे हम, द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के रूप में होते हैं, तो यहाँ पर उनकी ट्रिपल रोल हो गया उनका, शेयर होल्डर्स। हेंस दे आर मैनेजिंग पार्टनर्स, इसीलिए उन्हें मैनेजिंग पार्टनर्स बोलते हैं। तो डायरेक्टर्स आर द गार्जियन, इसका मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग कौन होते हैं, दे आर द गार्जियंस, दे वर्क लाइक अ गार्जियन, देखभाल करने के लिए कंपनी के जो शेयर, कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए, वेलफेयर के लिए वो लोग काम करते हैं। तो दे वर्क एज एन एजेंट, एज अ प्रोप्राइटर एंड एज अ गार्जियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। As a trustee, they are the trustees of all the assets and funds of the company, कंपनी के जितने भी assets and funds है, गार्जियन है वो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स के, तो जितने भी कंपनी के एसेट्स है, फंड्स है, उनके भी वो जो है ट्रस्टीज, एज अ ट्रस्टीज दे वर्क। सो हेंस डायरेक्टर्स प्ले अ ट्रिपल रोल, एजेंट का रोल हो गया, मैनेजिंग पार्टनर का रोल हो गया, एंड ट्रस्टीज वाला रोल हो गया। तो मैनेजिंग पार्टनर का रोल मतलब एज अ मैनेजिंग पार्टनर दे आर वर्किंग, मैनेज करते हैं, वो एक्टिविटीज को कैरी आउट करने का काम करते हैं, फंक्शंस कैरी आउट करने का। मैनेजिंग पार्टनर हो गए, एजेंट्स हो गए, एंड दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। नाउ 7th वन इज कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ ट्रिपल रोल, कंपनी सेक्रेटरी भी ट्रिपल रोल प्ले करता है लाइक अ डायरेक्टर्स। तो यस, स्टेट्यूटरी ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर एंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम करता है। एक सीएस जो होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है वो। तो कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ क्रूशियल रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का। देन ही प्लेज अ रोल ऑफ स्टेट्यूटरी ऑफिसर, स्टेट्यूटरी ऑफिसर का लाइक अ लॉ लीगल ऑफिसर की तरह ये काम करता है, एज ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जितने भी एक्ट जो कंपनी लॉ है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही वो मूव आउट करता है। एंड वो एज अ कोऑर्डिनेटर वो प्ले करता है, ही प्लेज द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। कैसे कोऑर्डिनेटर, एज अ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, कैरी आउट करने का काम करता है। तो ही इज लाइक अ लिंक बिटवीन द कंपनी और उसके मैनेजमेंट के बीच में ये लिंक हो गया, और कंपनी एंड उसके जो स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में ये लिंक हो गया, इसीलिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर के रूप में वो काम करता है। देन एज एन इंटरनल कोऑर्डिनेटर किसको हेल्प करेगा, तो ही हैज टू वर्क एज अ नेटवर्क बिटवीन द बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स जो है डिफरेंट लेवल्स, उनके बीच में नेटवर्क का काम, ट्रेड यूनियंस एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। देन एज अ एक्सटर्नल हम बात करेंगे तो स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हो गया एट अ लार्ज, उनके ही क्रिएट्स अ गुड रिलेशनशिप between the company and the stakeholders of the company, and he also plays the role of administrative officer। तो administrative officer के रूप में कैसे, क्योंकि he only makes sure that जितने भी पॉलिसीज फ्रेम किए गए, डायरेक्टर्स ने जो भी पॉलिसीज फ्रेम किए हैं, बनाए हैं, एंड जो भी है, तो वो पॉलिसीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं है, वो सारा कामकाज जो है वो कंपनी सेक्रेटरी ही देखता है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव भी वो वर्क करता है, बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। हैंस कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ ट्रिपल रोल, इसके लिए ट्रिपल रोल प्ले करता है एज अ स्टेट्यूटरी ऑफिसर, बिकॉज उसको पूरे लॉ के जो सारे नॉलेज होता है अच्छे से। वो आरटीओ जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी से भी वही कोऑर्डिनेट करता है। अदर जो कंपनी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो पार्ट्स है वहां पे भी वही काम करता है, इंटरनली कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर के लोगों के साथ भी डीलिंग का भी काम वही करता है। द नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉय कर हम नहीं बोलते डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्हें शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है ताकि ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कंपनी को कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हैंडल कर सके। सो दे आर इंटरेस्टेड विद वास्ट पावर्स एंड एक्सटेंसिव। देखो ना बार बार आंसर्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आंसर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, सेम आपको खाली एक टेक्निकली आपको लिखना है, इतना ही आपको काम करना है। दे ऑल्सो एंजॉय वेल डिफाइंड राइट्स, उनके पास पूरे वेल डिफाइंड राइट्स होते हैं, पूरे मेंशन किए जाते हैं भाई आपको कौन कौन से हक है, कौन कौन से ड्यूटीज है, कौन कौन से राइट्स है। द स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय इज विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जो एम्प्लॉय मतलब कौन होता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है सर्विस का, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय नहीं है। द एम्प्लॉयर होल्ड्स द अल्टीमेट कंट्रोल टू गाइड एन एम्प्लॉयज एक्टिविटी। साथ ही जो एम्प्लॉय होगा उसको तो कौन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। सारा कंट्रोल एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, वो क्या कर रहा है, क्या फंक्शंस कैरी आउट करने। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर तो खुद रोल प्ले करते हैं, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। These limits cannot be applied to the directors in the context of their roles and powers entrusted to them. Hence, directors cannot be called employee of the company. इसलिए हम directors को employee कर नहीं बोलेंगे, because ये तो खुद direction provide करते हैं। ये top management हो गया, top level के management हो गई। The ninth one, managing directors are substantial powers of management. तो यहाँ पर according to the section 2 सबसेक्शन 54 अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर। ये कौन डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स और एग्रीमेंट विद द कंपनी और रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। मतलब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा, या एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी के साथ में, या रिजोल्यूशन पास होती है जनरल मीटिंग में, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक अपने में से अमंग देमसेल्फ ओनली दे सिलेक्ट वन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ताकि वो डे टू डे अफेयर्स को लुक आफ्टर कर सके। इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स, उसको फुल कंप्लीट पावर्स होते हैं द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के कामकाज को देखने के लिए। और जो पावर होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के मे रिलेट टू पर्टिकुलर डिविजन ऑफ द कंपनी। हाँ ये हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर उन्हें टास्क दिया गया है, एक पर्टिकुलर डिवीजन को लुक आफ्टर करना, उससे रिलेटेड उनको पावर दिए गए हैं, ऐसा एमडीज। तो हिज पावर्स एंड ड्यूटीज आर डिफाइंड बाय द अग्रीमेंट मेड विद द कंपनी। तो कंपनी में जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली वेल डिफाइंड किए जाते हैं इनके जो पावर्स होते हैं बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी की होती है, एंड बाय एनी रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड एंड मेंबर्स। As he is responsible to manage the affairs of the company, उसको कंपनी की मैनेजमेंट को देखना है, उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। तो उसे पावर दिए जाते हैं, कुछ उसको पर्टिकुलर उसको राइट्स दिए जाते हैं, पावर्स दिए जाते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर डिवीजन कंपनी का जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड। सो ही हैज सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। देन 10th वन यहाँ पर है कि इंडियन कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट एमडी देन मैनेजर। मैनेजर के बजाय वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पसंद करते हैं। तो फिर से हमको वही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन सब सेक्शन 56 अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज द डायरेक्टर हु by virtue of articles of agreement with the company or resolution passed in general meeting or by its board is entrusted with the substantial powers। उनके हाथ में जो है substantial powers होते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कामकाज को देखने के लिए उन्हें सब्सटेंशियल पावर्स दिए जाते हैं, पर्टिकुलर पावर्स उन्हें रिसीव होते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए एक डायरेक्टर को उस कंपनी का क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अमंग द डायरेक्टर्स ओनली। यहाँ पर आप लोगों को ये जो सेक्शन दिया हुआ है ये सेक्शन 54 है, सब सेक्शन जो हमको लिखना है वो 54 होना चाहिए।
आपको 54 लिख लेना है। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएट, मतलब आर्टिकल्स में जो भी इनके लिए सब्सटेंशियल पावर्स दिए गए उसके अकॉर्डिंगली वो लोग काम करेंगे, उसी डिपार्टमेंट के लिए लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हैंस ही ऑक्यूपाइज अ पोजीशन। इसके लिए उसको ड्यूअल रोल प्ले करना पड़ता है, ड्यूअल अथॉरिटी भी रिसीव होती है। एक तरफ तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो गया और एक तरफ वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज दैट ऑफ द मैनेजर एज वेल एज अ डायरेक्टर। मतलब वो दोनों का रोल प्ले कर रहा है, एज अ मैनेजर एंड अ डायरेक्टर दोनों का रोल वो प्ले करता है। तो द मैनेजर इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजर हम लोग कंपनी के जो अफेयर्स है, फंक्शंस है, कैरी आउट करने के लिए अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे जब कोई डायरेक्टर, ही नीड नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और जो मैनेजर होगा वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता है। तो कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन वन मैनेजर। तो फिर कंपनी को एक से ज्यादा मैनेजर की जरूरत क्या है? जब मैनेजिंग डायरेक्टर सब कामकाज हैंडल कर रहा है तो वाई ही विल कीप, कंपनी जो है क्यों मैनेजर को रखेगी? बट कैन अपॉइंट मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कंपनी क्या करती है? इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग मैनेजर, कंपनी एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है। हैंस द इंडियन कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर। इसलिए जो इंडियन कंपनीज है वो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी अपॉइंट करना पसंद करती है रादर देन द मैनेजर एज मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड्स, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर डबल रोल प्ले करता है, ड्यूअल अथॉरिटीज होती है उसके पास, एंड इज एबल टू इन्फ्लुएंस द बोर्ड बेटर, और वो ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 11, प्रो टेम सेक्रेटरी इज हेल्पफुल टू द कंपनी। तो प्रो टेम मतलब जो फॉर्मेशन के दौरान जब अपॉइंट करता है प्रमोटर्स, तो यहाँ पे टेम्पररी टाइप का हो गया प्रो टेम। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि प्रो टेम सेक्रेटरी इज द फर्स्ट, और ये फर्स्ट सेक्रेटरी होता है, इज द फर्स्ट सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द promoters of the company, and pro tem secretary is appointed during the formation of the company। कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान इन्हें अपॉइंट किया जाता है। he or she helps in fulfilling different formalities, fulfill करने में during the formation of the company। जब कंपनी फॉर्म हो रही है उसी टाइम पर जो भी ड्यूटीज है, फॉर्मेलिटीज है, उसको फुलफिल करने के लिए इसे जो है अपॉइंट किया जाता है। और कौन अपॉइंट करता है इन्हें? तो प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। तो ही हेल्प्स द प्रमोटर्स इन प्रिपरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड प्रमोटर्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं वो at the time of registration and in preparation of the documents। hence pro tem secretary is helpful to the company। आपको और चाहिए तो थोड़ा बहुत इसमें ऐसे लिख सकते हैं भी, pro tem secretary may or may not be continued afterwards, मतलब for long term के लिए हो सकता है कि भी ये कंटिन्यू हो या ना हो, it depends on the board of directors। now next है 12th one, secretarial standards should be in conformity with the act से मैच होने चाहिए। जो secretarial standards है वो कैसे कौन फॉर्मुलेट करता है? तो ICSI ये फॉर्मुलेट करती है। इंडियन कंपनीज जो सेक्रेटरियल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरियल, वो लोग ये लोग इसे फॉर्मुलेट करते हैं, रेडी करते हैं। अप्रूवल कौन देता है इसको? तो अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाउ जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है इज डेवलप्ड टू स्टैंडर्डाइज द डिफरेंट प्रैक्टिसेस। अलग अलग जो कंपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस, मतलब अलग अलग टाइप के बिजनेस है, फंक्शंस है, कैरी आउट करती है, अलग अलग वेराइटीज ऑफ कंपनीज। तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो SS है, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, वो डेवलप किए जाते हैं। स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होते हैं वो। तो द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कॉम्प्लायंस विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड टू मैंडेटरी, एंड इसे मैंडेटरी करते, कंपल्सरी करता है कि भी जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 and 2 है वो स्टडी करना, मतलब दैट शुड बी रिलेटेड टू द कंपनी, इट शुड मैच विद द कंपनी, और कंपनी को कंपनी के फंक्शंस को कैरी आउट करने से रिलेटेड होते हैं। तो SS इज टू बी रिव्यूड बाय SSB। इसे रिव्यू करना जरूरी है वंस इन अ ईयर। इस पे ध्यान देना जरूरी है कि भाई क्या चेंजेस हुए, क्या मॉडिफिकेशंस हुए, और वेरेवर देयर इज अ सब्सटेंशियल चेंज इन द लॉ विच एवर इज अर्लियर, या फिर कोई लॉ में कोई चेंजेस हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली जो चेंजेस है अराइज हुए हैं, या फिर या तो वो विद इन अ ईयर अगर कोई चेंजेस आया है लॉ में तो वैसे, अदरवाइज विद इन ईयर तो उसको रिव्यू करना जरूरी है। जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना जरूरी है। हैंस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड शुड बी इन कंफर्मिटी विद द एक्ट, मतलब जो कंपनीज एक्ट है उससे मैच करते हुए होना चाहिए वो।
Now, secretarial standards leads to better legal compliance. Secretarial standard better legal compliance मतलब it leads to better legal compliance. जो भी legal formalities है उसको ये अच्छी तरीके से लीड करता है, क्योंकि इसे फॉलो करना कंपल्सरी है ना. इट इज फॉर्मुलेटेड बाय द ICSI एंड ICSI का मेंबर होता है सेक्रेटरी. So secretarial standard are formulated by ICSI and approved by the central government through the Ministry of Corporate Affairs. सेम तरीके से हम आंसर लिखेंगे. Then the secretarial, just अभी इसका प्रीवियस आंसर में हमने पढ़ा, तो the secretarial standard is developed to standardize different practices followed by the company, and companies follow diverse practices. अलग अलग different practices वो carry out करते हैं based on different business culture होता है उनका, uses over a period of time. So secretarial standard aim to integrate करने का काम, harmonize and standardize the corporate governance practices. जो भी गवर्नमेंट के corporate practices है उसे फॉलो करना जरूरी है, वो उसके sorry. Hence it leads to better monitoring of compliance of law, strengthening the process of the board and create confidence in the investors. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्यों सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो किस तरीके से बेटर तरीके से वो लीगल जो भी लॉफुल एक्टिविटीज है उसको कैरी आउट करने में भी हेल्प करता है. नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉज. सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों जरूरी है? बाय द लॉ क्यों इट इज नेसेसरी? सेक्रेटरियल ऑडिट इज एन ऑडिट विच चेक्स द कॉम्प्लायंस ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस इंक्लूडिंग कंपनी का एक्ट को लेकर, अदर कॉर्पोरेट है, इकोनॉमिक लॉ है, वो एप्लीकेबल किया है कि नहीं किया है कंपनी ने, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू द कंपनी और नॉट. मतलब एज पर द लॉ कंपनी के जो की एक्टिविटीज है वो कैरी आउट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, तो इसके लिए ऑडिटिंग बहुत जरूरी है. सो इट इज अ मैकेनिज्म. तो ये एक तरीके का टूल हो गया, मैकेनिज्म हो गया, विच मॉनिटर्स द कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स. जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मॉनिटर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो गया सेक्रेटरियल ऑडिट. इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू रेगुलेटर्स. जो रेगुलेटर्स है, मैनेजमेंट है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है कंपनी के, तो उन सब में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का जो काम है ये सेक्रेटरियल ऑडिट करता है. दैट द कंपनी इज फॉलोइंग द डिसिप्लिन्ड अप्रोच. की कंपनी जो भी है अपना कंपनी का जो अप्रोच है वो डिसिप्लिन्ड है, एज पर द लॉ जा रहा है, एंड कॉम्प्लाइंग विथ ऑल द रेगुलेशन. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंपनी फॉलो कर रही है, कैरी आउट कर रही है प्रॉपरली. It even prevents the company from the risk and losses due to non-compliance. तो ये कंपनी को भारी नुकसान से जो लीगली इलीगल एक्टिविटीज हो या कोई अगर हमने लॉ को ब्रेक किया है तो उसकी वजह से अगर जो रिस्क अराइज होने वाला है तो उससे भी ये हमें बचाता है जो सेक्रेटरियल ऑडिट है. हैंस टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस secretarial audit is required under the law. So it is compulsory, it is mandatory by the law. Secretarial audit must have for a company. तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है. अगर आपको चाहिए तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए आगे के जो चैप्टर्स है उनकी एक्सरसाइज, मतलब मैंने उनके क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके लिए अपलोड कर दिए आंसर्स, लेकिन आगे के जो और लॉन्ग आंसर्स है, जस्टिफिकेशन है, केस स्टडी, उसके सॉल्यूशंस लेकर आऊंगी. तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.